हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स डॉट पर। तो आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक या मैथमेटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। ये पहले जेई में था, अभी जेई से हटा दिया गया है क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड लेवल्स के हिसाब से ये आज भी इम्पोर्टेंट है, अलग अलग बोर्ड्स में आता है। ठीक है, तो कई सारे स्टेट बोर्ड में है, कई सारे स्टेट बोर्ड में नहीं है। नेशनल बोर्ड में यानी कि एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, इन सब बोर्ड्स में भी किसी में है, किसी में नहीं है, ऐसा है। तो कुल मिला के एक अच्छा टॉपिक था, पता नहीं इनको क्यों हटा दिया इन लोगों ने जेई मेन से। ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, अपन पढ़ते हैं इसको। देखो, हमारे पास ये एक लैंग्वेज बेस्ड टॉपिक है। लैंग्वेज बेस्ड टॉपिक का मतलब है अगर आपको भाषा, इसकी लैंग्वेज पकड़नी आ गई ना तो ये टॉपिक इजी लगेगा, और लैंग्वेज पकड़नी नहीं आई तब थोड़ा मुश्किल लगेगा। इसीलिए मेरा पहला सबसे प्राइमरी फोकस रहेगा कि मैं यार इस लैंग्वेज को समझाऊँ। इसको ये मान के मत चलो कि अभी मैथ्स पढ़ने जाना है। अब ये सोचो कि मैथ्स से हटके हम कुछ अजीब तरह की या अलग तरह की लॉजिकल थिंकिंग करने जा रहे हैं, और वहाँ से एक भाषा डेवलप होगी और फिर उसको मैथ में कन्वर्ट करके हम आगे जाके उसको वर्किंग उस पर अच्छे लेवल पे करेंगे और फिर मैथमेटाइज करेंगे, यानी कि चीज़ों में रूल्स वूल्स लगा के फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के बारे में क्या सावधानियां बरतनी है ये बता दिया हमने, अब जाके बढ़ते हैं। देखो कि इसमें सबसे बड़ा बोलबाला है स्टेटमेंट का। एक चीज़ आती है स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट के बारे में बताऊँ उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि जैसे हम एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसी न किसी भाषा के माध्यम से, ठीक है ना। और उसमें हम जो बोल रहे हैं तो एक सेंटेंस के फॉर्म में हम तुमसे बोल रहे हैं। तो सेंटेंस बेसिकली एक किसी भी लैंग्वेज की एक छोटी यूनिट होती है अपने विचारों को आदान प्रदान करने की, एक दूसरे से थॉट शेयर करने की, सेंटेंस के माध्यम से, ठीक है। तो सेंटेंस के थ्रू हम अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब यही सेंटेंस स्टेटमेंट बन जाता है। अब मैथ की भाषा में स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, मैं इंग्लिश ग्रामर में नहीं जा रहा, मैं मैथ के हिसाब से बताता हूँ कि नॉर्मली कही गई बात क्या होती है। एक सेंटेंस होती है और वो सेंटेंस किन किन हालातों में स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस क्या है, अ सेंटेंस, एनी सेंटेंस, any sentence is either true or false completely, then it is called स्टेटमेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई कि अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस बोला जाए या तो वो पूरी तरह से सही हो या तो वो पूरी तरह से गलत हो, ऐसे के केस में हम लोग उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं कि सन राइजेज इन दी वेस्ट, ठीक है ना। तो सूरज पश्चिम में उगता है, ये भाई कभी ऐसा नहीं होता है, हमेशा ये गलत है कि नहीं गलत है, ये पूरी तरह से ये सेंटेंस गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट होगा। क्यों स्टेटमेंट होगा? स्टेटमेंट किसको कहा जाता है? ऐसे सेंटेंस जो या तो पूरी तरह से सही हो या पूरी तरह से क्या, फॉल्स होती है। पूरी तरह से फॉल्स है इसलिए स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक चीज बोलूँ कि 2 × 2 बराबर कितना, 4, तो ये क्या है, पूरी तरह से सही है और इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस ना होके ये स्टेटमेंट बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये लिखूं 2 × 2 = 5, तब ये स्टेटमेंट होता कि नहीं होता? तब भी ये स्टेटमेंट होता। क्यों? क्योंकि 2 × 2 5 कभी नहीं होता, ये पूरी तरह से गलत है। तो अगर पूरी तरह से गलत है तब भी ये स्टेटमेंट होगा। तो एक बात सही या गलत होता है ये बाद में चेक करेंगे, पहले ये नहीं, एक मिनट, मैं क्या बोल रहा था, स्टेटमेंट चेक करने के लिए हमें ये देखना है कि वो हमेशा या तो सही हो या तो हमेशा गलत हो। ऐसा ना जाए कि यार कभी कभी सही हो या कभी कभी गलत हो, तो ऐसे सेंटेंस नहीं। जिन स्टेटमेंट पे पक्की मुहर लग जाए कि भाई ये पूरी तरह से सही है या ये पूरी तरह से गलत है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे क्या क्या स्टेटमेंट नहीं हो सकते, ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जो स्टेटमेंट नहीं हो सकते, मैं हिंदी में लिखता हूं, ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जो स्टेटमेंट नहीं बन सकते।
नहीं बन सकते, ठीक है ना। राइटिंग मेरी कोई खास मैं अच्छी बना ना रहा हूँ, वरना ठीक है, कोई बात नहीं। तो कौन कौन से हैं? तो पहली बात, अगर हम कोई भी इंट्रोगेटिव सवाल पूछ लें, अगर किसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है ना, तो वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। दूसरी बात, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कई तरह के आते हैं, जैसे रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऑर्डर देते हैं किसी को, या कमांड देते हैं, ठीक है ना, या प्रे करते हैं, ठीक है ना, ऐसे डॉट डॉट बहुत सारी चीज़ें। एंड अगर हमारे पास कभी ही, सी, ठीक है ना, इट, देम, दे ऐसे आ जाए, ठीक है ना, देयर ऐसे, ये अनाउंस, ये हमारे पास प्रोनाउन यूज होने लगे, तो वो भी हमारे पास स्टेटमेंट नहीं होगा। और इसके अलावा एक और आता है टाइप के, एक्सक्लामेटरी, जहां से बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाई दे, जैसे मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, उत्साह या एक्साइटमेंट है नहीं, या फिर हैप्पीनेस, जहाँ पर इमोशंस दर्शाए जाएं, उसको क्या बोलते हैं? कुल मिला के इमोशन वाले जितने हैं ना वर्ड, वो एक्सक्लेमेटरी में आते हैं, ठीक। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस ही बने रहेंगे, वो स्टेटमेंट कभी नहीं बन सकते। तो सेंटेंस देख के पहचाना जा सकता है कि इंट्रोगेटिव है कि इम्पेरेटिव है, या ही, सी, इट वाला है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है, बिल्कुल। अच्छा, ये जो प्रोनाउन लगे होते हैं ना, ही, सी, इट, इनको, ये नॉर्मली स्टेटमेंट नहीं होते हैं, लेकिन इनको बोला जाता है ओपन स्टेटमेंट। इनको क्या बोला जाता है? ओपन स्टेटमेंट। अब इसके नाम में तो स्टेटमेंट आया है, नाम है, किसी का भी नाम धनी राम रख दिया जाए तो इसका मतलब ये थोड़े है कि वो धनी व्यक्ति ही होगा। बिल्कुल इसी तरह की बात इसमें ये है कि इसके नाम में ओपन स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं होता है। तो जिसमें प्रोनाउन यूज किया जाए वो स्टेटमेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। उनका नाम क्या होता है? ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट अ सेंटेंस, ठीक है। तो ये नाम है ओपन स्टेटमेंट, बल्कि ये क्या है? स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या होता है? ये एक सेंटेंस होता है। समझ में आएगी कि नहीं आएगी? तो आई होप किस तरह के सेंटेंस स्टेटमेंट बन सकते हैं, तो इतने तरह के नहीं बन सकते। तो एक सेंटेंस की कैटेगरी होती है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वही केवल स्टेटमेंट बन सकते हैं, ठीक। नाउ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, सनराइजेज इन द वेस्ट, ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा? देखो, क्या ये इंट्रोगेटिव है? नहीं। क्या ये रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, प्रे वाला है? क्या? नहीं। क्या ही, सीट लगा है? क्या? नहीं। एक्सक्लेमेटरी है? क्या? नहीं। तो ये एक भी तरह का सेंटेंस नहीं है ना, तो ये अलग टाइप का है। इन चारों से बच के जो होता है उसको असर्टिव बोलते हैं, और असर्टिव सेंटेंस हमारे पास क्या बन जाते हैं? स्टेटमेंट बन जाते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। यार मैं अपना वो रजिस्टर भूल गया, एक मिनट। ठीक है, तो अभी तक के आप लोगों ने ये जान लिया कि भाई स्टेटमेंट बेसिकली क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो अपन को इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं कि लगे कि इंग्लिश ग्रामर है, ऐसा नहीं ना। तो स्टेटमेंट अगर पकड़ में आ गया है, तो स्टेटमेंट को जो डिनोट किया जाता है ना, नॉर्मली इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल p, q, r डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम डिनोट करते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि ठीक है, सनी देओल, ठीक है ना, सनी देओल इज अ एक्टर, ठीक है ना। तो सनी देओल सर एक एक्टर है, सर इसलिए बोला कि भाई मैं इनकी बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ ना। तो ये एक्टर है, तो ये बात सही है, तो ये स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू ऐसे। तो P क्या है? एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट की वैल्यू क्या है? ये लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू सही है कि गलत है? तो सनी देओल साहब एक एक्टर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रू भी है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट होना एक अलग बात है, उस स्टेटमेंट का सही या गलत होना एक अलग बात है। जैसे मैंने एक चीज बात लिखी कि सन राइजेज इन द वेस्ट, है कि नहीं? इन द वेस्ट, ठीक है। अब इसको हम क्यों से नाम देते हैं? दूसरा स्टेटमेंट है। तो दरअसल ये क्या है? एक स्टेटमेंट तो है, बट असल में इसकी वैल्यू क्या है? ये फॉल्स है,
ठीक है ना। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी वैल्यू ट्रू है और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी वैल्यू फॉल्स है। तो इसीलिए स्टेटमेंट की एक और बातें आती हैं, ट्रुथ वैल्यूज। एक शब्द आता है ट्रुथ वैल्यूज ऑफ ट्रुथ, अरे यार ट्रुथ क्यों लिख दिया मैंने, ट्रुथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है ना। आसान शब्दों में कहें तो ट्रुथ वैल्यूज का मतलब होता है सच्चाई परखना। क्या होता है? सच्चाई परखना या मालूम करना। मालूम होता है क्या कि मालूम होता है? पता नहीं यार, इतने दिनों में तो हिंदी में भी इतना हाथ कमजोर हो गया है, क्या बताऊं। सच्चाई मालूम होना, ठीक है। तो सच्चाई हमें क्या मालूम चली कि अगर मैं यहाँ पर इस P की बात करूँ तो P की सच्चाई क्या है? ट्रू है। और Q की बात करूँ तो ट्रू की सच्चाई क्या है कि भैया ये फॉल्स है। तो इसीलिए स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू या तो फॉल्स हो सकती है। तो ये एक बात समझ में आई। अब इसके बाद एक वर्ड आता है लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या आता है? बड़े कम शब्दों में अपनी बात को बता रहा हूँ, वरना ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना तो इतनी ही बात बताने में हम 2 लेक्चर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे 11 मतलब से जंप करके 12th में आए रहते, थोड़ा रिलैक्स मोड में पढ़ाई स्टार्ट होती है और एकदम हौले हौले चलते हैं अपन, ठीक है ना, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कट टू कट बात करनी है और इतनी बात करनी है कि आपको ऑनलाइन में बोर न लगे, वरना ऑनलाइन में बोरिंग बड़ी जल्दी होने लगता है ना बच्चे, ठीक है ना। खैर ऑनलाइन हम लोगों का ये पर्पज़ है भी नहीं कि आप लोग पूरा रेगुलर पढ़ो उस तरह से, क्योंकि कितना भी कह लो पढ़ोगे तो आप तभी ना, स्कूल है तो टीचर के डर से बैठोगे। यहाँ तभी बैठोगे जब खुद का मन करेगा, और खुद का मन तभी करता है जब हालत पतली होती है तुम लोगों की। क्या है कि भाई एग्ज़ाम में 4 दिन रह गए हैं, 5 दिन रह गए हैं, या एग्ज़ाम आने वाले हैं, लाओ अब पढ़ लेते हैं, पूरा साल नहीं पढ़ा। तो ऐसे लोगों के लिए हम ही लोग हैं, ठीक है ना। कहीं पर भी हम ही लोग मतलब कहने का मतलब है हमारे जैसे लोग। फिर यूट्यूब पे ये है, और मोस्टली क्या होता है कि अच्छा है कि भाई चलो कुछ ना कुछ तो सीख ही लेते हो। अदरवाइज आप डे 1 से लगो रेगुलर में पढ़ो ना, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 1 शॉर्ट वीडियो लास्ट टाइम में पढ़ने से बेहतर है कि आप चलो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन का भी सपोर्ट लेते रहो, जहाँ जहाँ से कंटेंट अच्छा लगे। जैसे कभी कभी हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं, अपने को नहीं समझ में आया, किसी टीचर का पढ़ा हो तो ऑनलाइन में चले गए, देख लिया। तो आप रेगुलरिटी मेंटेन करके डे 1 से पढ़ोगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। चलो कोई बात नहीं, अपन एथिक्स की क्लास नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं बताना, मोस्टली आपको पता है। और रूल्स रेगुलेशन कभी बताना हो तो हम अलग से बच्चों की एक क्वेरीज लेकर फिर ऐसा डाउट सेशन और क्वेश्चन आंसर का सवाल जवाब का अपन कोई वीडियो रखेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट। तो मैंने क्या बोला, हमारे पास एक अलग आता है सेंटेंस, जिसको नाम बोलते हैं, सेंटेंस क्या बोल रहा हूँ, अलग हेडिंग है, उसका नाम है लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है ना। लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब हेडिंग से ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि कनेक्टिव्स का मतलब, इस शब्द का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर 2 लोगों को 2 पेड़ों को बांधना है तो एक हमने 2 पेड़ों को एक रस्सी से बांध दिया, तो रस्सी दोनों पेड़ों को बांधने का काम कर रही है। दैट्स व्हाई रस्सी इज द कनेक्टिव्स ऑफ 2 ट्रीज। बात समझ में है कि नहीं। तो 2 लोगों को बांधने का काम जो करता है वो लॉजिकल कनेक्टिव्स करता है। बिल्कुल जैसे पेड़ों के बीच में रस्सी काम करती है, उसी तरह सेंटेंसेस के बीच में कुछ शब्द काम करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि राम इज अ बॉय एंड ही इज अ गुड क्रिकेट प्लेयर, है ना। अब ये मैंने छोटी सी बात रख दी। देखो तो इसमें 2 स्टेटमेंट छुपे हुए हैं। तो राम इज़ अ बॉय, इसको हम अगर पी बोल दें, ठीक है, अगर हम इसको पी बोल दें, और इसको ही इज़ अ गुड क्रिकेट प्लेयर, इसको अगर हम क्यू बोल दें, तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट बन गए कि नहीं बन गए। इसमें 2 स्टेटमेंट छुपे हुए हैं। कौन? एक पी, ये राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ, एंड ही इज़ अ गुड क्रिकेट प्लेयर। तो मैं ही नहीं लिखूंगा, गलत लिख के जाएगा फिर, है नहीं। क्योंकि ये देखो मैंने क्या बताया था, ओपन स्टेटमेंट की बात याद करो, जिसमें ही सी इट वगैरह वगैरह लगा हो, प्रोनाउन लगे हो, वो स्टेटमेंट नहीं होता है। और यहाँ मैं इसको स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 2 कंबाइन स्टेटमेंट दिए गए हैं, और यहाँ पर जो ही लिखा हुआ है ना, वो ही इस राम के लिए यूज़ किया गया है। तो मैं इस ही के जगह पे ये राम रख सकता हूँ।
बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए जब हम स्टेटमेंट को तोड़ के लिखेंगे कि राम इज अ गुड बॉय एंड, और दूसरा स्टेटमेंट जब लिखेंगे तो ही ना लिख के लिखेंगे राम इज अ गुड क्रिकेट प्लेयर, ठीक है ना, क्रिकेट प्लेयर, ठीक है ना। तो एक तरह से ये बात समझ में आई कि भैया ही सी इट भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टेटमेंट में, लेकिन कब? जब वो ही सी किसके लिए बोला गया है ये पहले से पता हो हमें। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए जैसे ये हम सेपरेट स्टेटमेंट लिख रहे थे तो इसमें ही नहीं लगा सकते थे। हाँ, यहाँ दोनों जुड़े हुए हैं तो पता है कि भैया ये ही राम के लिए यूज़ हो रहा है ना। तो दो, अब एक अलग बात है कि राम इज़ अ बॉय, ठीक है ना, एंड ही इज़ अ क्रिकेट प्लेयर। तो इन दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है, ठीक है ना। तो एंड एक ऐसा शब्द है दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है। तो दो लोगों को जोड़ने का जो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एंड है ना भाई, ये है कनेक्टिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर पी और क्यू ये स्टेटमेंट्स हैं, दे आर द स्टेटमेंट, और जो शब्द है यहाँ पर एंड, ये शब्द है कनेक्टिव्स। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी कि लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है। अच्छा, लॉजिकल कनेक्टिव कई प्रकार के होते हैं, जैसे एंड, चलो मैं अगली स्लाइड में मतलब रफ करके फिर बताता हूँ। तो हमारे पास हेडिंग चल रही थी लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स मैंने क्या बोला कि लॉजिकल कनेक्टिव्स कई तरह के होते हैं। जैसे एक होता है एंड, ठीक है ना, एक होता है और, एक है इफ के बाद कुछ लिखा होता है और देन लिखा होता है कुछ डॉट 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 ऐसे। तो इफ देन वाला एक, और एक होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ओनली इफ। कभी कभी शॉर्ट में इसको हम IFF लिखते हैं। IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो ये हो गए लॉजिकल। जैसे मैं कैसे लिख दूँ ना कि और भी लगाया जा सकता है कि either you have a bag or you have a laptop, either you have vegetable, either you have food या फिर फ्रूट कह सकते हो, ठीक है ना। या तो तुम्हारे पास सब्जियां होंगी या तो तुम्हारे पास क्या होगा? फल होंगे। तो तुम्हारे पास सब्जियां होंगी और तुम्हारे पास फल होंगे। ये एक हमारे पास कैसा स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है लेकिन बीच में और लग गया है। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स ऐसे शब्दों से दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो एंड के बारे में मैंने बता ही दिया है, अब उससे आप समझ ही जाओगे कैसे। अब मैंने क्या बोला, जैसे एक और शब्द लिख के दिखाता हूँ जिसमें इफ और देन का यूज होगा कि इफ यू पास इन एग्जाम देन I give you, then you will get साइकिल। अगर एग्जाम में पास करोगे तो साइकिल मिलेगी। तो यहाँ पर इफ और देन वाली कहानी आई कि नहीं आई? तो बताओ, ये एक स्टेटमेंट है कि नहीं है पी, और दूसरा एक स्टेटमेंट है क्या क्यू, कि इफ यू पास इन एग्जाम, मतलब स्टेटमेंट थी यू विल गेट साइकिल, ये हो गया। लेकिन इफ और देन लगा रखा है, इसका मतलब कि पहले नेसेसरी कंडीशन कौन सी है? ये एग्जाम में पास होना जरूरी है, तब जाके ये सब से अपनी पूर्ति होगी कि भैया एग्जाम में साइकिल पास होने पे मिल जाएगी ना। तो इफ एंड देन वाला भी कहानी समझ में आ गया होगा। और इफ एंड ओनली इफ वाले भी स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूँ, आप इसका बस अब मतलब समझ ही गए होंगे कुल मिला के कि कनेक्टिव्स के क्या मायने होते हैं और ये कैसे यूज होते हैं, ठीक। अब मैं इनके आता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म के। तो जानते हो जो एंड है ना, एंड को एंड ना लिख के कभी कभी इस सिंबल से दिखाया जाता है। कौन सा? ये सिंबल, ब्रैकेट तो मैंने ऐसे लगा दिया है ना बंद रखने के लिए। ये सिंबल यूज होता है ये एंड को दिखाने के लिए, और को दिखाने के लिए ये सिंबल यूज होता है ये वाला। इफ देन को दिखाने वाले को ऐसे,
और इफ एंड ओनली इफ को दिखाने वाले को हम दोनों तरफ तीर मारते हैं ऐसे, ये इफ एंड ओनली इफ को दिखाता है। अच्छा, ये नाम है हमारे पास एंड और इफ देन या इफ एंड ओनली इफ। मैथमेटिक्स की भाषा में इनको यूज़ करने के लिए थोड़ा इजी नाम या किसी एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी का यूज़ करा, बस नामकरण अलग कर दिया गया। जैसे मेरा नाम रोहित है, हाँ, घर के लोग मुझे राहुल बुलाते हैं, ये सच्चाई भी है। हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं, मोस्टली मेरे घर परिवार के अलावा भी मेरा राहुल नाम कम जाते हैं। साथ मैंने अपना पहला नाम दूसरा नाम ये राहुल भी है, ये चैनल पे पहली बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है नामकरण अलग किया गया। जैसे एंड को फिर मैथ में यूज़ करने लायक बनाने के लिए इसका नाम रखा और इसको बोला कंजंक्शन। क्या बोला? कंजंक्शन। और इसको बोला डिसजंक्शन, इसको बोला डिसजंक्शन, और इसको बोला कंडीशनल, और इसको बोला बाई कंडीशनल। ये दोनों तरफ से कंडीशनल है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल। ठीक है, ठीक। तो जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, जो पहला वाला एग्जांपल लिया था कि राम इज अ बॉय, एंड ही इज अ गुड क्रिकेटर, ऐसे लिखा। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, इसको मैंने पी, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, एंड दूसरा क्या, ही इज अ गुड क्रिकेटर, यानी कि ही नहीं लगाएंगे, जब तोड़ के लिखेंगे तो राम इज अ गुड क्रिकेटर। ये दो हैं और कनेक्टिव है बीच में एंड। तो इसी शब्द को इतना बड़ा लिखने के बजाय मैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा हमारे पास? सिंबॉलिक फॉर्म जो होगा वो होगा P और Q, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। एंड को हम लोग कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। तो P एंड Q, ये हो गया इस वाले स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म। राम इज अ बॉय, P एंड ये सिंबल, और Q ये हो गया। तो P Q ये रहे और इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। तो बड़ी बात को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा तो छोटी लगने लगी। तो इसी तरह अब मैथ में हम घुसते हैं, यहाँ से हमारी मैथ में एंट्री स्टार्ट होती है। अच्छा, यहाँ पर एक और कनेक्टिव आता है जिसको हम 5वें नंबर पे नीचे लिख लेना, मैं इधर लिख रहा हूँ ऐसे करके, नेगेशन आता है। नेगेशन को ऐसे दिखाते हैं इस सिंबल से ना, ऐसे होता है कुल मिला के सिंबल ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से सिंबल होता है, इसको नेगेशन। और नेगेशन का मतलब होता है कि नकारना या मना करना। सिंपल सी बात है, क्या होता है? मना करना, मना करना, यानी जो आप बात कह रहे हो ना उसको मना करेगा। जैसे मैंने बोला सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये हो गया पी स्टेटमेंट, तो उसका हो जाएगा नेगेशन पी, उसका उल्टा सन नॉट राइजेज इन द ईस्ट। बात समझ में आई क्या है? तो इसके मैं यूज़ और चीज़ें और भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर जो अब तक चर्चा की है कि भाई हमने स्टेटमेंट की चर्चा की, कनेक्टिव्स की चर्चा की, कनेक्टिव को किन सिंबलों से दिखाया जाता है और उनके दूसरे दूसरे नाम क्या क्या है, ये सब हमने किया और स्टेटमेंट में यूज़ करके दिखाया। और स्टेटमेंट लिखने के बाद उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में बताया। तो ये हो गया अब तक लैंग्वेज का परिचय, ठीक है ना। अब जाके इसमें मैथ आएगी और फिर हम मैथमेटिकली आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा एक तरह से भाषा का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज का यूज हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में करेंगे और यहाँ से अपनी मैथ्स की एंट्री स्टार्ट होती है इस टॉपिक में, ठीक है। तो आई थिंक देख लेता हूँ भाई कितनी देर का वीडियो है, उस हिसाब से अपन चलते हैं आगे, ठीक है। तो 24 मिनट का वीडियो हो ही गया है। तो आज की डेट में इस वाले वीडियो में हमने जो मैथमेटिकल लॉजिक टॉपिक है ना, इसको पढ़ने के लिए ज़रूरी उपकरण या औजार हमने इकट्ठा कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बड़ी मज़ा आने वाली है, क्योंकि हमें इन सब का यूज़ करते हुए फटाफट लॉजिक जो पहली बार में देखने में टफ लगता है ना, बड़ा ईजिली होने लगता है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट वही है और ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ज़रूरी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली है। और इसके देखने के बाद अब जस्ट दूसरा वाला वीडियो जरूर देखना, गैप मत देना, टाइम निकाल लेना कि भाई 25 मिनट अगर ये वीडियो देख लिए हो तो 20 मिनट का लगभग दूसरा वीडियो इसी की कंटिन्यूएशन में देख लेना, ताकि आपका कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी और आप बेटर तरीके से समझ जाओगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा
ट्रूथ टेबल कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।